हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू गुरुकुल ऑफिशियल। मेरा नाम है अनुप शौकर और हम चला रहे हैं स्कोर बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कवर कर रहे हैं भारत का भूगोल। महेश कुमार वर्णवाल जी की पुस्तक से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला यूं ही जारी रहेगी और आज इस श्रृंखला का चैप्टर नंबर 5, जो कि आने वाले पैट एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम और सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स जिनमें स्टैटिक जीके का पोर्शन पूछा जाता है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज का हमारा चैप्टर है नदी, जलप्रपात एवं झीलें। एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं और मैं आज उनको कवर कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 5, हमारा पहला प्रश्न ये रहा, नदी, जलप्रपात एवं झीलें में से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख बनाती है। ज्वारनदमुख यानी जिसे एस्चुरी के नाम से आप जानते हैं, कौन सी नदी बनाती है, तो वो बनाती है ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी यहाँ पर ज्वारनदमुख बनाती है। बाकी आपको पता, जानते ही हैं आप, गंगा नदी, महानदी और गंगा नदी, गोदावरी नदी और महानदी ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सा लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में कौन सा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि है नैनीताल। भारत में उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल को भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है और यहाँ की जो सबसे प्रमुख झील है उसका नाम भी नैनी है और इसी झील के नाम पर इस स्थान का नाम नैनीताल पड़ा हुआ है। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कर्नाटक स्थित जो जोग प्रपात है वो स्थित है ऑप्शन नंबर सी, शरावती नदी पर। तो यहाँ से आपके दो प्रश्न तैयार होते हैं कि जोग प्रपात कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में, और दूसरा प्रश्न कि किस नदी पर स्थित है, तो शरावती नदी पर। चलते प्रश्न नंबर 4 की ओर। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। नदी के बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो भारत की जो सबसे लंबी झील माना जाता है वो माना जाता है वेम्बनाड झील को। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है और भारत की सबसे लंबी ताज़े पानी की झील है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख बनाती है, यानी एस्चुरी मैंने अभी आपको बताया। तो इसमें आप देखेंगे कृष्णा, महानदी, गोदावरी और नर्मदा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नर्मदा नदी जो है वो एस्चुरी या ज्वारनदमुख बनाती है। उसके अलावा कृष्णा, महानदी और गोदावरी जो हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपको बताना चाहूँगा कि भारत एक प्रायद्वीप की जो हिस्सा है उसमें अरब सागर में गिरने वाली ज़्यादातर नदियाँ वो बनाती हैं ज्वारनदमुख, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। प्रश्न नंबर 6, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नोक्त में से कौन सी है, यानी मध्य भारत से निकलकर यमुना और गंगा में कौन सी नदी मिलती है, तो वो है बेतवा नदी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। खारी नदी जिसके अपवाह तंत्र का अंग है वह है, यानी खारी नदी किसके अपवाह तंत्र का अंग है, तो ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी पूछा गया है यहाँ पर, तो सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को हम ऑप्शन नंबर बी यहाँ देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद ही गंगा नदी का निर्माण होता है, इससे पहले इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है और अलकनंदा अलग नदी है। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत में सांगपो कहलाती है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहलाती है और अरुणाचल प्रदेश से को पार करने के बाद जब भारत में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। कई नाम हैं ब्रह्मपुत्र नदी के, आपको ध्यान रखने हैं कई बार। और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है।
भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है कौन सी? तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है आपके लिए पुलिकट झील यानी ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? तो अरब सागर में जो नदी नहीं मिलती है वो कौन सी है? वो है कावेरी नदी यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी अरब सागर में नहीं मिलती। उसके कयाल क्या है? प्रश्न नंबर 14 है। कयाल क्या है? कयाल है केरल के लेगून, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15, सिंधु नदी का उद्गम होता है यानी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर सी से। कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ दिया गया हुंडरू स्वर्णरेखा, जोनहा राहू, दसोंग कांची और लोध बाकर। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोध बाकर। बाकी इसके अलावा सारे सुमेलित हैं। तो यहाँ आप 4 प्रश्न तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला कि हुंडरू किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा। जोनहा किस नदी पर है? तो राहू। दसोंग किस नदी पर है? कांची। तो और लोध जो आपको बाकर दिया वो लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाटी जलप्रपात झारखंड के लातेहार में बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है। प्रश्न नंबर 17, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में ही बताया था कि जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिबांग के नाम से जाना जाता है यानी ऑप्शन नंबर बी। दिबांग से कन्फ्यूज मत होइएगा, वो इसकी सहायक नदी है। इसको जाना जाता है दिहांग के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। दिबांग इसकी सहायक नदी है और इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से और भारत में इसे आमतौर पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो रजरप्पा जो है ऑप्शन नंबर ए यानी दामोदर भेड़ा इन नदियों के संगम पर स्थित है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम को लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो गुजरती है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी चीन, भारत तथा बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से गुजरती है, वो है चीन, भारत और बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 20, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? भारतीय मरुस्थल की जो एक महत्वपूर्ण नदी है वो है लूनी। लूनी नदी मरुस्थल में से निकलकर और मरुस्थल में ही खो जाती है, ना तो ये अरब सागर में गिरती है और ना बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 21, लोकटक है एक, तो लोकटक क्या है? लोकटक मणिपुर की एक झील है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। मणिपुर में स्थित लोकटक एक झील है। और केबुल लामजाओ जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो यहीं स्थित है। और संगाई हिरन यहाँ पाया जाता है, वो यहाँ का फेमस है। 22वां प्रश्न है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली सिंधु की सहायक नदी है ऑप्शन ए सतलुज नदी। प्रश्न नंबर 23, चंबल नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है? चंबल नदी प्रवाहित होती है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पर। हमारा आगे का प्रश्न है 24वां, सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? सांभर झील राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के समीप स्थित एक लवणीय यानी खारे पानी की झील है। तो सांभर झील स्थित हुई हमारी राजस्थान में यानी ऑप्शन नंबर डी। और इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। इस झील में अरावली पर्वत श्रेणी के शिष्ट चट्टानों व नीस के गर्तों से भरा हुआ निक्षेप ही नमक का प्रमुख स्रोत है। आज का हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी 25वें का उड़ीसा सही होगा। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य की जो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह एक लैगून झील है जो बंगाल की खाड़ी का भाग है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों ग्रुप्स में फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
और वीडियोस पाने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको टाइम से मिलता रहे और किसी का भी क्वेश्चंस छूट ना पाए। सभी तक हमारा कंटेंट पहुंचना चाहिए, ये जिम्मेदारी हम आपको दे सौंपते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपका कोई सुझाव है या कोई शिकायत है या कोई डाउट है, कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।